दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, जिसके चलते इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ही तरफ से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट केसेस थे, यानी कि जहां जहां पर हमारी फौज को टेररिस्ट के होने का पता था, उन सभी जगहों पर हमले किए गए। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को हर दिन एक नया मोड़ दिया जा रहा है। पर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, इन सभी चीज़ों के चलते ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अब इस चीज़ के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी कंट्री वॉर में होता है, चाहे वो 1960 का वॉर हुआ हो या फिर 1971 का या फिर कारगिल वॉर, तो ऐसे सिचुएशन में कंट्री के अंदर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि इमरजेंसी तक को लगाना पड़े। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके तहत इमरजेंसी को लगाया जाता है, इमरजेंसी को कौन लगाता है और कितने टाइम तक इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके बारे में, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े नए अपडेट्स को भी जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है इमरजेंसी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 18 है उसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र है। ये प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि पावर शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस तरीके का प्रावधान इसीलिए रखा ताकि कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखा जा सके। साथ ही जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूती के साथ रखा जा सके। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज का जिक्र है, जिसमें कि जो आर्टिकल 352 है वो एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन की बात करता है। इसे हम नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। अब जब भी देश के अंदर कोई भी वॉर सिचुएशन होती है, किसी अदर कंट्री के साथ हम किसी वॉर में इन्वॉल्व हैं, उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 के थ्रू ही प्रोक्लेम की जाती है, और इसीलिए इसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, जिसकी जो घोषणा है वो केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है। हालांकि इसे इमरजेंसी बोलना गलत होगा, क्योंकि जब भी किसी एक राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, यानी कि जब राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, या फिर राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को ऐसा महसूस होता है कि जो राज्य सरकार है वो अपना राज्य ठीक से नहीं चला रही, तो वो इस चीज़ की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति से करते हैं, और फिर उस स्टेट में, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इसे प्रेसिडेंट रूल ही कहा जाता है। इमरजेंसी वर्ड जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है जो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगती है। ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि कभी फ्यूचर में अगर कंट्री में ऐसे हालात पैदा हों कि जो फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है कंट्री का वो फेल हो जाए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको थ्रेटन हो, तो इस तरीके की इमरजेंसी को लगाया जाता है। तो ये थी तीनों ही टाइप के इमरजेंसीज जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब क्योंकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कंट्री के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में वॉर लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाएं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना पड़े। अब उस कंडीशन में कौन सी इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, तो वो होगी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी।
इसी इमरजेंसी के बारे में आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 352 के अंडर में प्रेसिडेंट इस टाइप की नेशनल इमरजेंसीज को डिक्लेयर कर सकते हैं जब भी उन्हें ऐसा महसूस हो कि ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में वॉर लाइक कंडीशंस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन एमर्ज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जब वॉर एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी हो तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वॉर होने के चांसेस हैं, यानी कि अभी हुई नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसके आधार पर भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि देश को हर तरीके के खतरे से बचाया जा सके। अब जो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है उसमें भी हमें 2 टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि जब भी कंट्री किसी वॉर लाइक सिचुएशन में होता है, किसी दूसरे देश की तरफ से हमला किया जाता है या फिर हम किसी और कंट्री के साथ वॉर में इन्वॉल्व हैं, उस टाइम पे जो इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाएगा उसे तो एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंट्री के अंदर ही आर्म रिबेलियन हो जाते हैं जिसकी वजह से देश में दंगे फसाद जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पे दंगे जैसी सिचुएशन थी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे ही लगाएंगे। नहीं, ये इमरजेंसी का प्रोविज़न जो होता है वो राष्ट्रपति के सेटिस्फैक्शन पे होता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तभी वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। अब आर्म रेबेलियन अगर बेस बनाया जाता है, यानी कि आर्म रेबेलियन एक कंडीशन है जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो ऐसी इमरजेंसी को हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। हालांकि फ़िलहाल देश में जो कंडीशंस चल रही हैं इसके चलते अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी ही लगाई जाएगी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टाइम पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और अमेंडमेंट्स होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होंगे तो जो हमारे कानून है, जो इसके अंदर लॉज हैं, वो काफ़ी पुराने रहेंगे और नए सर्कमस्टांसेस में वो यूज़लेस रहेंगे। इसी वजह से टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए उन टाइम्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और इसीलिए आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कारगर है। अब हम क्यों बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में पास हुआ था, उस अमेंडमेंट में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को लेकर कुछ चेंजेस किए गए। उस टाइम पर ऐसा बोला गया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहे तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं या फिर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो वो पूरी ऑल ओवर कंट्री में ही रहेगी। अगर हमें ऐसी सिचुएशन लगती है, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसी सिचुएशन लगती है कि कुछ एक स्टेट में ही इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं स्टेट में इमरजेंसी को लगाया जाता है और इस प्रावधान को अमेंडमेंट 42nd के तहत ही डाला गया था। इसी तरीके का एक और अमेंडमेंट हम देखते हैं ईयर 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ एक नई चीज़ को डाला गया। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म रेबेलियन 2 अलग चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत इंटरनल इमरजेंसी जो है उसका बेस आर्म रेबेलियन को ही माना गया और इस तरीके से दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब अगर हम बात करें 44th अमेंडमेंट की जो कि 1978 में आया था, उसे थोड़ा और डिटेल में देखें तो पाएंगे कि पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट कभी भी केवल अपने मन से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। जब भी कैबिनेट की तरफ से एक रिटर्न में रिकमेंडेशन दिया जाता है तभी प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके का प्रावधान हुआ करता था कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिटर्न में रिकमेंडेशन दे दी तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी।
पर 1975 के टाइम पे हमने देखा था कि इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने इमरजेंसी के प्रोविज़न्स का मिसयूज़ किया और उसी टाइम पे 44th अमेंडमेंट करके इस प्रोविज़न को रखा गया कि प्राइम मिनिस्टर अकेले रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, पूरी की पूरी कैबिनेट रिकमेंडेशन देगी, तभी प्रेसिडेंट जो हैं वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये तो हमने बता दिया है कि प्रेसिडेंट ही वो अथॉरिटी हैं जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करते हैं। अब जानते हैं कि इसका पूरा क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि जब भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ही पार्लियामेंट के जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से इसका पास होना। यानी कि जो इमरजेंसी है, अगर प्रेसिडेंट एक बार उसे डिक्लेयर कर देते हैं तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है और उस 1 महीने के दौरान ही दोनों ही हाउसेस से इस बिल को पास होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो जो इमरजेंसी है उसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो टाइम पीरियड था वो 2 मंथ्स का था, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर दोनों ही हाउसेस से इसको पास होना ज़रूरी था। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में इस समय अवधि को घटाकर 1 महीने कर दिया गया। एक बार जब दोनों ही हाउसेस ने इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तब यह इमरजेंसी 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहती है। हालांकि एवरी 6 मंथ में इसको अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है तो ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलती रहती है, यानी कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट के थ्रू इसे अप्रूव किया जाता है और पार्लियामेंट चाहे तो जब तक उसे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि इमरजेंसी लगी रहनी चाहिए तब तक इस बिल को एवरी 6 मंथ्स में अप्रूव किया जाता रहता है। और यह प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही लाया गया था, क्योंकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन था कि अगर एक बार इमरजेंसी को लगा दिया गया है तो वो एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी से तब तक चलती रहेगी जब तक उसे एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही ख़त्म नहीं किया जाता। दोनों ही हाउसेस में जब इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इसे पास किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविज़न जो था वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही डाला गया था। पुराने टाइम पे यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंपल मेजॉरिटी के तहत इसे पास कर दिया जाता था। अब दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है अगर इमरजेंसी को या फिर इमरजेंसी से जुड़े कंटिन्यूएशन को पास करना है तो अब तक की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से इमरजेंसी को लगाया जाता है, कौन इमरजेंसी को लगा सकता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे और बाद में चल के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या क्या चेंजेस लाए गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी चल रही है तो उसे रिवोक यानी कि ख़त्म कैसे किया जाता है। हालांकि जो इमरजेंसी है उसे लगाने के लिए तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उसे ख़त्म करना है तो ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट अप्रूव करे तभी उसे ख़त्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहें तो अकेले भी इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं कि इमरजेंसी को ख़त्म किया जाए, उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एवरी 6 मंथ्स में से कंटिन्यू करने के लिए लोकसभा से इसको अप्रूव करना ज़रूरी है, तो जब वो 6 मंथ्स का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो लोकसभा है वो बताएगी कि इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो अकेले भी इसको रिवोक कर सकते हैं और अगर वो रिवोक नहीं करना चाहते तो लोकसभा भी राष्ट्रपति को रिवोक करने के लिए कह सकती है। अगेन हम देखते हैं कि ये जो लोकसभा वाला प्रोविज़न है ये भी 44th अमेंडमेंट के तहत ही डाला गया था एक सेफगार्ड के रूप में, ताकि इन इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज़ ना किया जा सके। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस चीज़ को मेंशन किया गया कि अगर 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर रिटर्न में स्पीकर को एक नोटिस देते हैं या फिर अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति को रिटर्न में एक नोटिस देते हैं इमरजेंसी के रिवोकेशन के लिए, तो 14 दिनों के अंदर अंदर एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है
और उसका एकमात्र पर्पज़ यही होता है कि ये डिस्कस करना होता है कि उस इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जाए या फिर डिसअप्रूव रिवोक कर दिया जाए। देखिए, जब इमरजेंसी को लगाया जाता है उस टाइम पर तो इसको दोनों ही हाउसेस से पास होना ज़रूरी है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। जबकि अगर हमें इमरजेंसी को रिवोक करना है उसके लिए केवल और केवल लोकसभा से एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इसे पास कर दिया जाए, इसके थ्रू भी इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। यानी कि रिवोक करने के लिए ना तो राज्यसभा की ज़रूरत होती है और ना ही स्पेशल मेजॉरिटी की। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसकी वजह से क्या क्या बदलाव आते हैं, यानी कि पूरी कंट्री के ओवरऑल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस में क्या इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें और इमरजेंसी के टाइम में इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पावरफुल राइट माना गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही एनकरेज किया जा सकता है, बल्कि इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स पर इमरजेंसी के टाइम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो लाइन बाय लाइन हम इन तीनों ही चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में इमरजेंसी के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। बात करें स्टेट और सेंटर के रिलेशन की तो ऑब्वियस सी बात है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो जो नॉर्मल फैब्रिक ऑफ रिलेशन है दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और फाइनेंशियल तीनों चीज़ों पर ही काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बात करें एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर की तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर की पावर यहाँ तक एक्सटेंड हो जाती हैं कि वो स्टेट को किसी भी तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को तो सस्पेंड नहीं किया जाता, स्टेट गवर्नमेंट्स बरकरार रहती हैं, लेकिन जो सेंटर है वो किसी भी तरीके की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि स्टेट के अंदर किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी भी तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो पार्लियामेंट होती है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर में भी नियम कानून यानी कि लॉज को बना सकती हैं। स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसे सस्पेंड तो नहीं किया जाता और साथ ही उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है यानी कि कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उसे भी सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट भी कानून बनाता है और यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बनाती है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो स्टेट के लॉ को ओवरराइड कर जाता है, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो यूनियन का लॉ है उसे ज़्यादा मान्यता मिलती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट से बाहर जाकर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी नियम कानून जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। सभी लॉज जो पार्लियामेंट ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाए होते हैं इमरजेंसी खत्म होने के कुछ 6 महीने बाद तक भी वो मान्यता प्राप्त रहते हैं, यानी कि 6 महीने तक वो इन्फोर्स्ड होते हैं और उसके बाद जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने के बाद वो सारे लॉज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बात करें कि नेशनल इमरजेंसी का फाइनेंस के मैटर में क्या इफेक्ट रहता है, तो बात करें फाइनेंस की। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे ही फाइनेंशियल ट्रांसफर्स को रोक देते हैं। सेंटर की तरफ से स्टेट्स के लिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स नहीं किए जाते। इस तरीके के मॉडिफिकेशन जो किए जाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक रहते हैं, यानी कि जिस साल इमरजेंसी ख़त्म होती है उस साल के एंड तक इस तरीके के मॉडिफिकेशंस रहते हैं। साल ख़त्म होने के साथ ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली पे नेशनल इमरजेंसी का क्या इफ़ेक्ट रहता है। बात करें लोकसभा की, नॉर्मल टर्म में हम देखते हैं कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहता है। अब इमरजेंसी के टाइम पे इसे हर बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बार में आप एक
साल के लिए ही टर्म को बढ़ाएंगे, लेकिन 1 साल ख़त्म होने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि और ज़्यादा इस टर्म को बढ़ाने की ज़रूरत है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस तरीके से कितनी ही बार इसको बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इमरजेंसी रहती है। बात करें स्टेट असेंबलीज़ की, तो स्टेट असेंबलीज़ के केस में भी लोकसभा उनके टर्म को हर बार 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। यानी कि सेम प्रोसीजर है स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी, लेकिन इस केस में लोकसभा स्टेट असेंबलीज़ के टेन्योर को बढ़ा रहा है। यानी कि स्टेट असेंबलीज़ खुद से उस टर्म को नहीं बढ़ा सकती, और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस कार्यकाल को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही लेवल पे ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर क्या असर होता है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के साथ 2 आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 358 मेंशन करता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, यानी कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितने भी वो 6 क्लॉजेज हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। सो आर्टिकल 19 हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि जो भी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड की है, वो आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड होती है। इसमें कुछ 6 टाइप की फ्रीडम्स को इंक्लूड किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory, to practice any profession or carry out any occupation. So ये जितनी भी फ्रीडम है ये सब आर्टिकल 19 जो है वो कवर करता है। अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे यही आर्टिकल 19 जो है वो आर्टिकल 358 के तहत अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यानी कि इसको सस्पेंड करने के लिए ना तो किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत है और ना ही किसी अदर लेजिस्लेशन की। अब क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है तो गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो ऐसे लॉज भी बना सकते हैं जो कि आर्टिकल 19 के खिलाफ होते हैं। हालांकि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होती है इसी के साथ आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है और वो सारी जो फ्रीडम है वो वापस आ जाती हैं। इसमें एक और क्लॉज है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 के खिलाफ लेजिस्लेचर जो भी लॉज को बनाती हैं उसके खिलाफ कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ना तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे और ना ही नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के बाद भी। यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शंस लिए गए हैं अब नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद उन लॉज को तो ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उन लॉज के थ्रू उस टाइम पर जो एक्शन लिए थे उनके खिलाफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। बात करें 44th अमेंडमेंट एक्ट की जो कि 1978 में आया था, तो इसने आर्टिकल 358 के स्कोप को थोड़ा कम कर दिया। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो भी फ्रीडम दी जाती है उन्हें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे केवल तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड वॉर हो। यानी कि जब हमारा कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर में इन्वॉल्व है तभी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। जबकि जो दूसरे ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्म रिबेलियन, इंडिया के अंदर ही कोई आर्म रिबेलियन हो गया, उस कंडीशन में अगर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा रहा है तो ऐसे में आर्टिकल 19 के तहत जो भी फ्रीडम्स हैं उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सिर्फ वही लॉज जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं अगर वो आर्टिकल 19 को एब्रोगेट करते हैं यानी कि उसके खिलाफ हैं तभी उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अदर लॉज को चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी रिलेटेड लॉज को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 359 के तहत
अदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 358 तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 को राइट टू फ्रीडम को सस्पेंड कर देता है, इसके लिए किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी, जबकि आर्टिकल 359 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है अदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए। यानी कि आर्टिकल 359 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर लेकर आएंगे। उस ऑर्डर में मेंशन होगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, पूरे कंट्री में वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड होंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ऑल ओवर कंट्री में एक ही बार में सस्पेंड हो गए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, कुछ एक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। तो ये सब जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स तो हैं वो अलाइव रहते हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। यानी कि जो 6th फंडामेंटल राइट है, राइट टू सीक रेमेडी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कि फंडामेंटल राइट्स तो अलाइव होंगे, लेकिन अगर कोई भी उन फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है, उन पे कोई आँच आती है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि इमरजेंसी के दौरान जो भी ऐसे लॉज को बनाया जाता है जो कि उस फंडामेंटल राइट्स के आड़े आ रहे हैं, तो उन लॉज को दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना तो ज़रूरी है। ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बनाए जाते हैं, उन लॉज को इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद ख़त्म तो कर दिया जाता है, लेकिन उन लॉज के थ्रू जो भी एक्शंस उस टाइम पे लिए गए थे, किसी के भी फंडामेंटल राइट को उस टाइम पे एब्रोगेट किया गया था, तो उसके खिलाफ वो सिटीज़न सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ना तो इन नेशनल इमरजेंसी के दौरान चैलेंज कर सकता है, ना ही इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद। अब देखिए इसमें भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आर्टिकल 359 जो है उसके स्कोप को कम कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में। सो इसमें पहला प्रोविज़न तो यह रखा गया कि चाहे नेशनल इमरजेंसी ही हो, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी अलाइव रहेंगे। अगर उनके खिलाफ कोई जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। क्या है आर्टिकल 20? सो आर्टिकल 20 आप ग्रांट करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो चलिए आसान भाषा में देखते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो 3 तरीके की प्रोटेक्शन किसी भी सिटीज़न को, फॉरेनर को प्रोवाइड करता है। इसमें हम पहला क्लॉज देखते हैं, किसी भी इंसान को अगर उसने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि आप जब कोई नियम कानून तोड़ेंगे तभी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जिसने जितनी ज़्यादा बड़ा क्राइम किया है उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। यानी कि किसी इंसान को उसके क्राइम से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। किसी की भी पेनल्टी उसके क्राइम से ज़्यादा ग्रेटर नहीं हो सकती। ना ही किसी इंसान को सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट मिल सकती है। यानी कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है तो दोबारा आप उसको पनिश नहीं कर सकते सेम क्राइम के लिए। इसके अंदर यह भी प्रोविज़न है कि कोई भी एक्यूज्ड है, आरोपी है, वो अपने ही खिलाफ विटनेस यानी कि गवाह नहीं बन सकता। यानी कि कोई सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है। इसको भी इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 ही ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं, 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी अलाइव रखा जाता है। जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत, इसके अंदर कुछ 35 टाइप्स के राइट्स को दिया गया है जो कि सारे लाइवलीहुड और इंसान की प्राइवेसी इन सभी से जुड़े हैं।
44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया था वो यही था, जैसे हमने आर्टिकल 359 में देखा था कि जिस तरीके से आर्टिकल 359 के तहत ये बोला गया था कि कोई भी लॉ जो कि इमरजेंसी रिलेटेड है केवल उसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल 358 और 359 का ये जो क्लॉज है वो सेम है। कोई भी ऐसा लॉ जो इमरजेंसी रिलेटेड है सिर्फ उसे ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, केवल उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अदर लॉज आर वेरी मच ओपन टू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि अभी हमने आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत ही नटशेल में जानते हैं कि दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है। आर्टिकल 359 जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19 तक कन्फाइंड है, यानी सिर्फ उसका जो पावर है वो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, वो सिर्फ उसी आर्टिकल को कंट्रोल करता है। जबकि आर्टिकल 359 जो है वो अदर फंडामेंटल राइट्स, उनके एनफोर्समेंट और सस्पेंशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है वो इमरजेंसी के लगते ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, जबकि आर्टिकल 359 के तहत दूसरे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए, उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की नीड है। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं आता है दूसरे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 358 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं उनको ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ तभी किया जा सकता है जब एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगी है, यानी कि वॉर कंडीशंस में इमरजेंसी लगी है। जबकि आर्टिकल 359 के तहत दूसरे फंडामेंटल राइट्स को, चाहे वो एक्सटर्नल रीजंस हों या इंटरनल रीजंस हों, दोनों ही केस में सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 358 जो है वो 19th आर्टिकल को कम्प्लीटली जो है वो सस्पेंड करता है, जबकि आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अदर सभी आर्टिकल्स को सस्पेंड करता है। यानी कि इसमें जो है दो आर्टिकल्स को रियायत दी गई है। आर्टिकल 358 के तहत जब आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है तो वो सस्पेंशन जो है वो ऑल ओवर कंट्री में होता है, जबकि आर्टिकल 359 का जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो या पूरे देश में होगा या फिर देश के किसी एक कोने में भी हो सकता है। आर्टिकल 358 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को जब सस्पेंड करता है तो उसको जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि आर्टिकल 359 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, जिनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो तब तक सस्पेंडेड रहें जब तक इमरजेंसी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शॉर्टर पीरियड के लिए हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो इमरजेंसी का जो पूरा ड्यूरेशन है उस टाइम के लिए हो। तो ये कम्प्लीटली जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी अब तक पूरे कंट्री में कितनी बार लगाई गई है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था ईयर 1962 में, उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। जबकि जब पाकिस्तान के साथ 1965 में वॉर हुआ था उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, तब इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। सेकंड प्रोक्लेमेशन हम देखते हैं ईयर 1971 में, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था और इंडिया में वॉर कंडीशंस एमर्ज हुई थी, उस टाइम पे इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। और तीसरी इमरजेंसी हम देखते हैं जून 1975 में। हालांकि उस टाइम पे कोई वॉर लाइक कंडीशन नहीं थी, बल्कि इमरजेंसी इस वजह से लगाई गई थी क्योंकि इंडिया में आर्म रिबेलियन हो चुका था। वो टाइम था मैडम इंदिरा गांधी का जब इमरजेंसी को लगाया गया था। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशन थे, यानी कि जब पहली बार 2 बार इमरजेंसी लगी थी, वो तो वॉर लाइक कंडीशंस की वजह से लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब थर्ड टाइम इमरजेंसी लगी थी, सो इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म रिबेलियन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी को ही डिस्कस करेंगे। जो अदर 2 इमरजेंसीज हैं लाइक प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और काफ़ी यूज़फुल भी लगा होगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें
ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही अगर आपकी इस टॉपिक पे कोई राय है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।